मित्रों नमस्कार, मैं प्रमोद ब्रह्म भट्ट आपका हमारे नवोत्थान यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हमारे स्टूडियो से जुड़ रहे हैं कांग्रेसी नेता एक बार फिर संजय सिंह ठाकुर जी। संजय ठाकुर साहब, तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज हम चर्चा करेंगे कल कांग्रेस ने जो दूसरी सूची अपनी जारी की है, जिसमें 53 उम्मीदवारों को उन्होंने उतारा है। तो संजय जी, आप एक बात बताएं कि ये 53 जो उम्मीदवार उतारे हैं, इसको आप टोटल किस नजरिए से देखते हैं? फिर मैं अपनी बात शुरू करूं। जहां तक मैं समझता हूं, कांग्रेस पार्टी ने पिछले गलतियों से सबक लेते हुए बहुत ही उम्दा तैयारी करके और बहुत ही शानदार टिकट दिए उन्होंने। और कांग्रेस का जो लक्ष्य है, मुझे लगता है जिस तरीके से टिकट इन्होंने सिटिंग एमएलए का काटा है, मंत्री जी का काटा है, तो बिल्कुल हमारी पार्टी कमर कस चुकी है कि इस बार हम जो 75 पार का हमारा नारा है, हम उसके आसपास पहुंचे। तो ये टिकट जो दिया गया है, ये परिलक्षित होता है कि वाकई पार्टी बहुत गंभीर है और गंभीरता से उन्होंने टिकट दिया है। बिना किसी दबाव के, बिना भेदभाव के उन्होंने टिकट का वितरण किया है। संजय जी, आपको तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन बाजार में जो चर्चा है, पहले कांग्रेस ने कहा था कि सब मिलजुल करके लड़ेंगे, लेकिन अभी देखने में ये आ रहा है कि इसमें ये पूरे सूची में एक तरफा भूपेश की चली है और उन्होंने अपने चहेतों को भी टिकट बांटी है। यहाँ तक कि जो टीएस सिंहदेव है, अपनी इज्जत बचाने में सफल हुए हैं। और बैद साहब जो है आपके प्रदेश कांग्रेस है, वो एक टिकट भी नहीं दे पाए हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जहां तक समझता हूँ ऐसी गुटबाजी की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस बार हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा, वो खुद तमाम जो जानकारियां थी या जो सर्वे थे, वो रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने टिकट का वितरण उन्होंने किया। और हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। हर व्यक्ति के बारे में 2-2, 3-3 सर्वे हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा जरूर लगता होगा, लेकिन मैं जहां तक समझता है, हमारी पार्टी समझती है कि पार्टी निष्पक्षता से बांटा गया है और सभी लोगों का ध्यान रखा गया है इसमें। मतलब यहाँ कोई गुटबाजी मुझे नहीं दिखती है। तो जितने योग्य प्रत्याशी उसको टिकट दिया गया है। देखिए, टीएस सिंहदेव की जो नाराजगी थी आपके बृहस्पति सिंह से, वो नहीं आए, चिंतामणि महाराज नहीं आए, विनय जायसवाल भी नहीं है, वो तो ठीक है। लेकिन हमारा कहना सिर्फ ये है कि भूपेश बघेल साहब ने जो और लोगों को, जैसे बल्कि से बेदू का नाम जगदलपुर से चल रहा था, उनको कैंडिडेट माना जा रहा था बैस जी का, है ना। वैसे ही रायगढ़ से एक नाम था, जो रायगढ़ की सीट जो हमारी है, रायगढ़ की सीट, मैं खुद रायगढ़ का हूँ, तो रायगढ़ की सीट हमेशा से ही मारवाड़ी बाहुल सीट है। और उसमें स्वतंत्रता के बाद से मारवाड़ी समाज का कब्जा रहा है। अगर आपको तो याद नहीं होगा, समाजवादी पार्टी से राम कुमार अग्रवाल थे, फिर के गुप्ता, विजय अग्रवाल, रोशन अग्रवाल, इस समय राजू अग्रवाल थे जो टीएस सिंहदेव के माने जाते थे, उनको टिकट नहीं मिला है। उसकी जगह सक्राजीत नायक को टिकट मिला है, जबकि सक्राजीत नायक को टिकट मिलने से इस समय, चूंकि ओपी चौधरी और सक्राजीत नायक दोनों ही एक ही समाज से आते हैं, तो वो भारी पड़ते दिख रहे हैं। वैसे ही उनका एक और है कि उन्होंने दक्षिण से ब्रजमोहन जी के खिलाफ उतारा है महेंद्र राम सुंदर दास जी को, महंत जी को। तो ये भी कमजोर हो रहे। एक तरफ आप जो वास्तविक मारवाड़ी सीट है, उसमें आप मतलब मारवाड़ियों को नहीं दे रहे हो, दूसरी तरफ जो एक मारवाड़ी विनिंग सीट दिख रही है, वहां पर आप सस्ता कैंडिडेट, ये क्या समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, मैं मलकीत सिंह गेदू से चालू करता हूँ। मलकीत सिंह गेदू को पार्टी पहले महापौर टिकट देना चाहती थी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम ऐसे आ गए, उनकी व्यक्तिगत दिक्कतें आ गई थी, इसलिए महापौर टिकट नहीं दे गया। और अभी भी ऐसा है कि मलकीत सिंह गेदू को बकायदा प्रभारी महामंत्री बना के रखा गया है, प्रभारी महामंत्री है। और वहाँ के जो हमारे, वैसे तो 3-4 कैंडिडेट थे वहाँ पे। हमारे शर्मा जी भी थे, जतिन भाई थे, जतिन भाई जिलाध्यक्ष रहे हैं, महापौर रहे हैं, और उनको टिकट दिया गया। और जतिन भाई का वहाँ व्यापक जनाधार है, अब वो लगातार सक्रिय रहे। तो पार्टी सर्वे की है, और कुछ कुछ कारण ऐसे रहे होंगे, पार्टी को लगा होगा कि भाई जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं। तो गेंदू का वहां पे ये हुआ कि गेंदू भाई आज भी महामंत्री प्रभारी,
रही बात सक्रजीत नायक के क्षेत्र की, तो फिर ठीक है, मारवाड़ी लोग हैं। तो आज हमारे प्रदेश में देखा जाए, जिस तरीके से कांग्रेस ने भी आरक्षण का समर्थन किया, चाहे ओबीसी आरक्षण हो, चाहे महिला आरक्षण हो, तो पार्टी ने उस दिशा में कदम बढ़ाया है। जैसे भी करीब 27 से अधिक हमने ओबीसी लोगों को टिकट दिया है। और मारवाड़ी लोगों की अगर आप संख्या देखें कितनी है प्रदेश में, उस हिसाब से जयसिंह अग्रवाल जी को प्रतिनिधित्व दिया गया है। ऐसा नहीं कि मारवाड़ी समाज की उपेक्षा की गई है। और वहां पे पिछले बार भी प्रकाश भाई हमारे विधायक रहे हैं, प्रकाश नायक जी। तो इसलिए पार्टी ने सोच विचार के दिया है उनको। तो ऐसा नहीं कि भाई वो कोई मारवाड़ी बहुल्य है तो पार्टी अपने हिसाब से टिकट दी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि इस पार्टी ने सभी धर्मों को, सभी वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व किया है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। सिख समाज को देख लीजिए आप, मारवाड़ी समाज से जयसिंह प्रतिनिधित्व करते ही हैं। तो अभी 2-3 बार से ऐसा हुआ कि पार्टी वहां पे ओबीसी को टिकट दे रही है, जो सुटेबल कैंडिडेट लग रहा है, जीतने लायक, उसको टिकट दे रही है। और रही बात दक्षिण सीट की हमारी, तो ऐसा है कि हमारे महेंद्र जी जो हैं, बहुत सक्रिय आदमी, वो पूरा इलाका आधा देखा जाए तो मटकई है। और वो टिकट चाहते थे, तो हमारी पार्टी को लगा कि नहीं भैया योग्य कैंडिडेट है। उनका फिर समाज में व्यापक क्षेत्र, जिस तरीके से इन लोग कालनेमी लोग हैं, नाना प्रकार का पाखंड करते रहते, तो उनके लिए, उनके सामने एक हमारा असली जो वाकई हिंदुत्व का चेहरा बोल सकते हैं, हमारे मठ के मठाधीश है वो, एक समाज उनको मानता है, एक वर्ग उनको, उनकी इज्जत करता है, वो अच्छे व्यक्ति हैं। तो पार्टी ने उनको जीतने की नीयत से उनको टिकट दिया है, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, आप महंत जी की बात करें तो महंत जी तो सबके साथ उनकी जमती है। मुझे तो लगता है कि महंत जी का और भूपेश जी के जो टिकट का जो लिस्ट होगी वो मिल गई होगी। लेकिन फिर भी एक नाम जो करगी रोड कोटा से अटल श्रीवास्तव का नाम आया है, ये भी बहुत मतलब भूपेश जी के काफी करीबी हैं। और उसके अलावा क्योंकि वो जो सीट थी पुराने, आप जानते होंगे कि पुराने जो अपने विधानसभा अध्यक्ष हैं थे शुक्ल जी, तो शुक्ला जी का परिवार भी वहां से प्रयासरत रहा होगा। वैसे ही और भी वो लग रहे होंगे, लेकिन सिर्फ करगी रोड कोटा से अटल श्रीवास्तव का नाम है। हालांकि ये नए कैंडिडेट है। और करगी रोड कोटा जो विधानसभा है, कोटा विधानसभा ना कहकर करगी रोड बोलना ज्यादा उचित होता है, वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। तो अटल जी को देना क्या माना जाएगा, क्या माने? देखिए जहां तक मैं भी काफी पीसीसी में मैंने काफी समय दिया है अपना। तो जब वहाँ उपचुनाव हुआ था उस समय शुक्ला जी की डेथ के बाद, तो हुआ ये था कि उनके परिवार को टिकट देने की बात हो गई थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि अंतिम समय में उन्होंने टिकट लेने से इनकार कर दिया था। मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ। तो उसके बाद फिर वहां से रेणु जी को टिकट दिया गया था। वहां ये कारण था। दूसरा, अटल भाई हमारे महामंत्री हैं और लगातार बिलासपुर की राजनीति में उनका हस्तक्षेप है, हर वर्ग को लेकर वो चल रहे हैं और बड़ा चेहरा है हमारे लिए, और जीतने लायक हमारे कैंडिडेट हैं, इसलिए अटल अटल भाई को वहां से टिकट दिया गया है। संजय जी एक बात बताइए, 7 सीटों पर पेच फंस गया है, जिसमें रायपुर उत्तर कहेंगे, रायपुर उत्तर भी शामिल है। तो ये आपको क्या लग रहा है, क्यों क्यों फंस गया, क्या होगा? देखिए, पार्टी यहाँ पे कई बार पार्टी के सामने स्थिति आ जाती है कि सभी जब मजबूत कैंडिडेट हो तो पार्टी को लगता है नहीं भाई अब उसमें अच्छे में भी अच्छे चुनना, तो किसी के सामने भी एक निर्णय की थोड़ी स्थिति आती है। तो हो सकता है कि सभी यहाँ जो टिकट के दावेदार हमारे तीनों चारों लोग हैं, सब कद्दावर नेता है, और पार्टी उसमें भी आकलन कर रही है किसको टिकट दिया जाए। जैसे हमारे विधायक को मौका मिला 3 बार, कुलदीप भाई को मौका मिला। इस बार जैसे हमारे एक समाज सेवी हैं राकेश गुप्ता जी, उनके समाज में सर्वव्यापी मतलब हर वर्ग ऐसे लोगों को चाहता है। तो इस तरीके से दोनों जो हमारे व्यक्तित्व, हमारे दोनों तीनों लोग हैं, उनको लोग पसंद कर रहे हैं। तो अब पार्टी तय करेगी कि उसमें जो वाकई ज्यादा पॉपुलर व्यक्ति है, किसको टिकट देने से पार्टी को फायदा होगा या जनता का भी फायदा होगा। वो इसके कारण थोड़ा यहाँ पे लेट हो रहा है। एक चर्चा उसमें बहुत ज्यादा चल रही है कि जो 3 जगह से टिकट मांगे थे, अभी जो भाजपा से आए थे नंद कुमार सहाय जी, तो नंद कुमार सहाय जी तो इस बार पूरे ठगा गए। तो अभी पूरा चल रहा है फेसबुक में और इसमें सोशल मीडिया में। तो क्या इतने सीनियर आदिवासी लीडर का की उपेक्षा नहीं हुई? नहीं, मौका देखिए दे। जहां तक मैं समझता हूँ उनकी उपेक्षा नहीं हुई, बल्कि जो हमारी पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया, उनको तत्काल कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, सीएसआईडीसी का उनको चेयरमैन बनाया गया। हो सकता है पार्टी उनको कुछ बड़ा उनके लिए सोचे, वो बड़े कद के नेता हो, राष्ट्रव्यापी नेता है, कद्दावर नेता है। हो सकता है पार्टी उनको लोकसभा लड़ाए या राज्यसभा में भेजे, ये पार्टी आला कमान तय करेगा।
लेकिन मैं नहीं समझता कि उनकी उपेक्षा की गई, उनका पूरा सम्मान किया गया और अभी भी किया जा रहा है। चलिए, ये बात तो हो गई। मैं आपको पूछना चाह रहा था कि ये एक खबर मेरे पास आई है कि जब बीजेपी ने ईश्वर साहू को साझा से टिकट दिया है, जो जो मृतक के पिता है, उससे एक खबर जो मेरे आई है, बसना के आसपास के जो गांव में साहू समाज की बैठकें हो रही है और साहू समाज इस समय में ये कहा जा रहा है कि इस समय सिर्फ बीजेपी के पक्ष में वोट किया जाए। तो मतलब साहू समाज कांग्रेस की तरफ झुकता दिख रहा है। तो आप क्या सोचते हैं, इस जो स्थिति से कैसे निपट पाएगी कांग्रेस, या क्या कांग्रेस की रणनीति हो सकती है? देखिए, मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा सिर्फ यही है कि बांटो और राज करो। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के कामों से जनता में इस कदर पकड़ व्याप्त है यहाँ पे कि बीजेपी को लगता है कि विकास कार्यों में हम, क्योंकि 15 साल के इनका कार्यकाल और 5 साल का हम तुलना करते हैं जब, तो लोगों को दिखता है कि नहीं, 5 साल में भूपेश ने जो कहा वो किया। इन्होंने 15 साल तीनों इनके घोषणा पत्र लोगों को ठगा, चाहे किसानों को, बेरोजगारों को, युवाओं को, महिलाओं को। तो जनता ने एक मन बना लिया। अब इनके पास मुद्दा क्या बचता है? बांटो राज करो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि बीरनपुर की जो घटना थी, तत्कालिक घटना थी, लोगों ने हत्या की, उस पक्ष के भी 2 लोगों की हत्या की गई, ठीक है, और इनके तत्काल साहू समाज के लोगों को जो भी सरकार का कंपनसेशन था, पूरी व्यवस्था की गई। साहू समाज में जहां तक तो हमारे भी कद्दावर नेता हैं, तामधर साहू, हमारे गृह मंत्री, पीडब्ल्यू मंत्री, हमारे धनेन्द्र भी है। साहू समाज कांग्रेस के साथ बहुत बड़ा धड़ा है। तो बीजेपी ने सिर्फ वोट की राजनीति और लोगों को नफरत की राजनीति करने के लिए ईश्वर साहू जी को वहां पर टिकट दिया गया। और मैं समझता हूँ कि प्रदेश का साहू समाज बहुत प्रबुद्ध है, इनकी हरकतों को समझता है, जानता है ये सिर्फ इन्होंने वोटों के लिए किया है। तो मैं नहीं समझता कि साहू समाज इनके बहकावे में आएगा। बहुत प्रबुद्ध समाज है, बुद्धिमान समाज है, समझता है हर चीज को। तो ये मोहरे के तौर पे जो इस्तेमाल किया गया ईश्वर जी का, तो मैं समझता हूँ बहुत निंदनीय है। ये एक पीड़ित परिवार के साथ इन्होंने अन्याय किया। मैं बोलता हूँ आज देश में जगह जगह बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, ये कितने पीड़ित परिवार को टिकट दिए हैं? ये सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में वैमनस्यता फैला के वोट पाना चाहते हैं। ये इनकी रणनीति है। आप पूरे देश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से लेके आप उदाहरण मेरे को बता दीजिए कहीं का कि कोई बलात्कार पीड़ित जिसकी हत्या हुई या जिसका हत्या हुई किसी भी परिवार के, किसको टिकट इन्होंने दिया है? किसी भी प्रदेश का एक उदाहरण अगर बता दीजिए आप। तो सिर्फ और सिर्फ ये नफरत और बांटने की राजनीति करने का इन्होंने काम किया है। बल्कि उन्होंने बेचारे ईश्वर भाई जैसे सीधे साधे आदमी के साथ उनके छल किया है, और कुछ नहीं। भावनाओं से खेलने का इनका प्रयास है, कुत्सित प्रयास है। संजय जी, एक बात मैं पूछना चाह रहा था कि आप लोगों ने भी दिया है एक कलाकार को टिकट, और बीजेपी ने भी अनुज शर्मा को टिकट दिया है। मतलब एक तड़का लगाया है उन्होंने छालीवुड का। तो आप उस सीट पर छाया वर्मा लड़ रही है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या क्या आपका टिकट कहाँ पर आए पहुंचेगा, क्या स्थिति होगी? देखिए, मैं समझता हूँ अनुज शर्मा जी फिल्मी कलाकार हैं, इनके एक आध दो पिक्चरें आई हैं, लोग उस तरीके से इनकी छवि है। लेकिन हमारी छाया वर्मा जी जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं, राज्यसभा की मेंबर रही हैं, उस क्षेत्र में काफी समय से वो सक्रिय हैं, और उन्होंने चुनाव भी एक बार लड़ा था। तो मैं समझता हूँ कि अनुज शर्मा के बनिस्बत, मतलब जो उनके पास अनुभव है छाया वर्मा जी का राजनीति का, उनके सामने ये बिल्कुल नए वाले। भाई मेरा ऐसा मानना है कि ये दिलीप लहरी की जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो दिलीप भाई पहले भी चुनाव लड़े हैं, वो लोक कलाकार हैं, ये फिल्मी कलाकार है, दोनों में अंतर है। तो और इनका कोई बैकग्राउंड वहां पे रहा नहीं है कभी, वहां इनको लोग जानते नहीं। अरे भाई ठीक है, इनका काम है मनोरंजन करना, पब्लिक गाना वाना सुन लेगी, इनको पिक्चर में देख के हंस हंस लेती है, लेकिन इनको देखना और इनको वोट करना दोनों में बहुत अंतर होता है। तो मेरे समझ से छाया वर्मा वहां पर मजबूत प्रत्याशी पार्टी ने दिया है अनुज शर्मा के सामने, और उनके अनुभव का लाभ जरूर मिलेगा पार्टी को। संजय जी, अंतिम सवाल। भूपेश बघेल साहब ने छत्तीसगढ़िया वाद को जम के उभारा है, और ये छत्तीसगढ़िया वाद तो धारी तलवार है। कहीं तो आप लोग को सपोर्ट करेगी और कहीं विरोध, आपके ही विरोध में जाएगी। जैसे मुझे लगता है कि ये छत्तीसगढ़िया वाद का आपको दक्षिण में, रायपुर दक्षिण में तो फायदा मिल सकता है, लेकिन ग्रामीण में
ये आपके ही आदमी के खिलाफ जाएगा। इस पर आपको क्या समझ, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी से भूपेश बघेल जी को बदनाम करती है कि छत्तीसगढ़ी आवाज फैला रहे हैं। मैं जहां तक समझता हूँ, भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाया है, छत्तीसगढ़ के लोगों का स्वाभिमान को उन्होंने जगाया है। तो उसको ये लोग घबराते हैं भूपेश बघेल की प्रसिद्धि से या पार्टी का हमारा जो नाम हो रहा है। तो रही बात छत्तीसगढ़ की, तो मैं खुद, अब चूंकि मेरे पिताजी मूल रूप से कहीं के रहे हैं, यूपी के, अब मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, तो मैं कैसे छत्तीसगढ़ बाहरी हो सकता हूँ? मैं तो छत्तीसगढ़िया हूँ ना। उस तरीके से हमारे जो प्रत्याशी हैं पंकज भाई, उनका जन्म हुआ, कर्म उनका क्षेत्र है, तो हम कब तक किसी को बाहरी और भीतरी करते रहेंगे? तो मैं नहीं समझता कि इस बात का कोई फर्क पड़ेगा। हमारी सरकार का हमारे लिखा है कि भाई जो यहाँ पैदा हुआ वो छत्तीसगढ़ी है, तो आप कैसे अपन उसके ऊपर उंगली उठा सकते हैं कि वो बाहरी प्रत्याशी है? भाई जो यहाँ जन्म लिया है वो छत्तीसगढ़ी है, तो मैं नहीं समझता कि इसका बहुत विशेष प्रभाव पड़ेगा। और दक्षिण पर क्या कहना चाहेंगे? दक्षिण पे यही है कि भाई ब्रिजमोहन जी का चूंकि लगातार वहां के विधायक है, वो अपने सिर्फ बातों के कारण चलते हैं, नाम उनका है, वो कोई काम नहीं किया। इनका कार्य जो है, लोग बहुत नाराज है ना, उस विकास कार्य इन्होंने कोई करा नहीं पाया, ना इनकी सरकार थी तब करा पाया, ना आज ये कराए। ये सिर्फ इनका चूंकि नाम है ब्रिजमोहन अग्रवाल, ब्रिजमोहन अग्रवाल, इन लोग सब सेटर लोग हैं, बस इनकी योग्यता यही। संजय जी, आप हमसे जुड़े, हमसे बात किया, बहुत अच्छा लगा। फिर कभी मिलेंगे। नमस्कार।